ऑलराइट, सो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं मोनीश। शो शुरू हो चुका है पते की बात, और जैसा कि अब तक आप जान ही गए होंगे कि रेड एफएम एंड श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना ने मिलकर एक मुहिम शुरू की है इनफर्टिलिटी के खिलाफ, निसंतानता के खिलाफ। क्योंकि ये एक मेंटल ड्रामा है और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने उनके घर में किलकारियां गूंजे, और इसमें हमारी मदद कर रही हैं मैम, जो कि जिनका नाम है श्रद्धा चकैयार। मैम, वेलकम टू रेड एफएम। हेलो मोहनीस, हेलो पटना, हेलो बिहार। मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपको ये स्टूडियो घर जैसा लगने लगा होगा। बहुत दिनों से आप यहाँ आ रही हैं और हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। बहुत बहुत बिल्कुल अपनापन तो बहुत हो गया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग फोन करते हैं जी। तो लगता है कि हाँ, वो लोग भी अब अपने जो प्रॉब्लम है उसमें अपना एक पार्ट बना लिए हम लोग को। बिल्कुल, हम लोगों ने एक नंबर फ्लैश किया था, दैट वाज 9162562266। इस नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं, और आज जिस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे मैम, वो है मेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण आपने बताया था शुरुआत में कि मेल इनफर्टिलिटी भी एक वजह है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते थे। तो अब इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, इनफर्टिलिटी में जितनी जिम्मेदार औरत है उतना ही जिम्मेदार पुरुष भी होता है। जी। इनफैक्ट जो 30 to 50% ऑफ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहरा है, 30 to 50% उसके लिए जिम्मेदार पुरुष भी होते हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं उन सारे कपल्स में जो जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा है। आप दोनों का इलाज कराएं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाती हैं, मिलती हैं कि आपको बच्चा नहीं ठहरा है, तो आप अकेले ना जाएं, एक औरत अकेले ना जाए, साथ में अपने पति को भी ले जाएं, ताकि डॉक्टर खुल के आपसे बात कर सके और जांच दोनों का हो। मैम, स्टिल लोग ना अभी इस चीज को एज अ टबू लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई, मेल ईगो हर्ट हो जाएगा, इस वजह से वो लोग बात नहीं कर रहे थे। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि जिसमें उनको पता भी नहीं होता है कि मेल में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इसलिए मैं अभी बता रही थी कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक कपल को साथ जाना चाहिए, ताकि एक तो साथ जाने से आप दोनों खुल के बात कर सकते हैं, और जब जांच हम लोग औरत का करते हैं तो साथ में पुरुष का भी जांच करते हैं। और पुरुष के जांच में जो हम लोग चीज करते हैं सबसे पहले, वो करते हैं पुरुष के धात का जांच, यानी कि सेमेन टेस्ट करते हैं। और सेमेन टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि पुरुष का स्पर्म का काउंट कितना है। जो कि एटलीस्ट 16 मिलियन होना चाहिए। 16 मिलियन, यस, पर एमएल। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, मतलब क्या वो स्पर्म उतना सक्षम है कि वो जा करके एक को फर्टिलाइज कर पाए, ताकि वो जो अंडे से बच्चा बन सके। तो मैम, अगर सीधे शब्दों में हम पूछें कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है, तो मेल इनफर्टिलिटी हुआ कि वो दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा है और उसका कारण पुरुष, या तो पुरुष है या पुरुष भी है, तो उसको मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि बच्चा नहीं ठहरने का कारण पुरुष है। मैम, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने सुने हैं कि भाई इनफर्टिलिटी की वजह से पहली पत्नी ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि वंश आगे बढ़े, और फिर भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रह गया। बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है, और मेरे पास बहुत से ऐसे दंपति लोग आते हैं, और मुझको बुरा भी लगता है, खासकर जब सास लोग भी आती है साथ में और बोलती है कि मैडम इस बार देख लीजिए, बच्चा अगर नहीं ठहरा तो बेटा का शादी कर देंगे दूसरा। लेकिन जब मैं पेपर देखती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ तो दिक्कत पुरुष में है। तो मैं समझाती हूँ कि सिर्फ औरत, अगर आप बेटा का दूसरा क्यों, चौथा शादी कर दीजिए, पांचवा शादी कर दीजिए, जब दिक्कत पुरुष में है तो आपका जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ेगा। बेहतर है कि आप अपने बेटे का इलाज कराइए, यानी कि पुरुष का इलाज कराइए। और अच्छी बात यह है कि आज के जमाने में विज्ञान, साइंस इतना आगे जा चुका है कि मेल इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट है। जी मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि इसकी वजह क्या है। अगर मेल इनफर्टिलिटी पे अगर हम इन डिटेल बात करें तो क्या क्या वजह हो सकती है इसकी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेल इनफर्टिलिटी अभी तो बढ़ता जा रहा है, बल्कि WHO का जो लेटेस्ट गाइडलाइन आया है 6th एडिशन, उसमें वो लोग वार्न कर रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसका कारण सबसे पहला तो लाइफस्टाइल है। आजकल सब लोग इतना स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करने लगे हैं, स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा, ये सब यूज करते हैं। कुछ लोग अल्कोहल भी लेते हैं, कुछ लोग रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे गांजा, अफीम और भी कुछ कुछ यूज करते हैं। ये सब के कारण मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। कुछ लोग जो जिम करते हैं और अपना बॉडी जो मसल बिल्डिंग बिल्कुल, जो अपना मसल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। तो वो भी एक कारण इन सब का भी बहुत प्रतिकूल असर बहुत बहुत उसके कारण भी जो पुरुष का फर्टिलिटी जो वो होता है वो घट जाता है। उसके बाद कुछ कभी कभी तो इन्फेक्शंस होता है, जैसे कि किसी को बचपन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे मम्स या अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो भी कारण होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। कभी किसी को अगर कोई सर्जरी हो गया है पोती के पास, जैसे कि हाइड्रोसील हुआ है या हर्निया का कोई सर्जरी हुआ है, तो उसमें भी जो वो जो रास्ता होता है जिससे कि स्पर्म आता है, वो कभी कभी कट जाता है, जो कि रेयर है, बट वो भी कारण होता है। और इसके अलावा अगर अनुवांशिक कारणों की बात करें तो ऐसे भी होता है। जेनेटिक कारण बहुत कॉमन, वो भी एक रीजन है मेल इनफर्टिलिटी का। कभी कभी स्पर्म ही डिफेक्टिव होता है, तो यानी कि मेल वाई क्रोमोसोम जो होता है वही डिफेक्टिव होता है, तो वो भी एक बहुत कॉमन कॉज होता है मेल इनफर्टिलिटी का। और कभी कभी कुछ डिजीजेस जो होता है जो परिवार में रन करते हैं, वो भी कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। मैम, अगर हमने दुर्व्यसनों की बात कर ली, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स वगैरह, या फिर आप स्टेरॉइड्स वगैरह, अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो जनरल लाइफ में खाना खाते हैं, उसका कितना असर पड़ता है? उसका भी बहुत असर पड़ता है। जैसे कि हम लोग पहले जो खाते थे घर का खाना, घर का बना हुआ खाना, वो कंपेयर टू अब लोग ज्यादा फास्ट फूड ऑर्डर कर देते हैं, ये कल्चर आ गया है। तो और ऑर्डर भी लोग ज्यादा जंक फूड्स ही ऑर्डर करते हैं, तो उसका भी असर हो रहा है मेल। तो जंक फूड में ऐसा क्या है जिसका असर मेल इनफर्टिलिटी पे, मतलब मेल फर्टिलिटी पे पड़ रहा है? जंक फूड में कुछ ऑयल्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। जंक फूड में मैदा होता है जो विच इज नॉट गुड। जंक फूड में कभी कभी कुछ मेटल्स होते हैं विच इज नॉट गुड, जो कि मेल, जैसे आर्सेनिक वगैरह होता है, जो मेल इनफर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप घर का खाना खाएं, फ्रूट्स अपने खाने में फ्रूट्स रोज लें, नट्स यानी कि बादाम, अखरोट, ये सब रोज खाएं। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों का भी सवाल रहता है, कि और कैसे कैसे फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि ब्लड शुगर फर्टिलिटी पे कितना असर डालता है? आजकल डायबिटीज काफी कॉमन होता जा रहा है जी, और डायबिटीज भी एक कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी का। ओके। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होता है, जो कीड़ा होता है, वो नॉर्मल रास्ते से नहीं निकलता है, वो उल्टे रास्ते चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो उसके कारण जो स्पर्म जिसको कि जाकर के एक अंडे को फर्टिलाइज करना होता है, वो नहीं कर पाता है। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण आजकल उम्र के आ रहा है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। लेकिन हर चीज में अच्छी बात यह है कि हर चीज का इलाज है, लेकिन आप सही डॉक्टर से मिलें, आप इधर से उधर घूमते नहीं रहें। एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो जिन्होंने यही पढ़ाई की है इनफर्टिलिटी की, उनसे जाकर के मिलें और अपना प्रॉब्लम बताएं, तो अगर आप सही डॉक्टर से मिलते हैं तो आपका इलाज अवश्य होगा। बिल्कुल मैम, अगर कारणों पे बात हुई है तो निवारण पे बात करने से पहले हम डायग्नोसिस पे बात करते हैं कि कैसे पता चले कि ये मेल इनफर्टाइल है। हाँ बिल्कुल, टेस्ट्स तो आपका कराना, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ बेहतर होता है टेस्ट कराना। कि आपको इनफर्टिलिटी का अगर प्रॉब्लम है तो हमेशा अच्छा होता है IVF सेंटर जाकर के इलाज कराएं। क्योंकि IVF सेंटर में एक IVF स्पेशलिस्ट के साथ एक एंड्रोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो कि मेल इनफर्टिलिटी भी डील करते हैं। साथ में वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, उनका अपना लैब होता है। तो ये सब
फायदा हो, ये सबसे फायदा डेफिनेटली होता है। तो जांच के बारे में सबसे पहले तो जो पुरुष को क्या दिक्कत है वो उनको एग्जामिन किया जाता है। कहीं उनके पोथी में कोई हाइड्रोसील, कोई इन्फेक्शन, कहीं वेरिकोज वेन, ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब उनका चमड़ा भी देखने से पता चलता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम लोग उनके धात का जांच करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, काउंट की कमी तो नहीं है, मोटिलिटी की कमी तो नहीं है, स्पर्म का बनावट तो गड़बड़ नहीं है, तो वो सब करते हैं। उसके बाद कुछ हार्मोन्स का भी टेस्ट करते हैं। वो हार्मोन यानी कि केमिकल जो ब्रेन से आता है, मस्तिष्क से आता है और सीधा स्पर्म बनाने का वो आदेश देता है, कहीं वो केमिकल में गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, ठीक है। कुछ लोग को अल्ट्रासाउंड भी करके देखते हैं। तो ये एक तरह से, और कभी कभी जिसका शुक्राणु नील होता है तो बायोप्सी भी किया जाता है, ताकि ये जानने के लिए कि शुक्राणु नील है लेकिन कहीं पोथी में स्पर्म तो नहीं। ओके, ये सारी चीज से पता चलता है क्या सही इलाज होगा उस दंपति के लिए ताकि बच्चा ठहर पाए। ओके, तो ये सब तो डायग्नोसिस की बात हो गई। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल, मेल इनफर्टिलिटी बहुत सारे केसेस में ट्रीटेबल है, लेकिन बार बार मैं बता रही हूँ आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, आपको जहाँ पे एंड्रोलॉजिस्ट भी बैठते हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लाइफस्टाइल, जो जिन दंपति को बच्चा नहीं ठहर रहा है और स्पर्म सेमेन टेस्ट करके पता चलता है कि थोड़ा बहुत ही दिक्कत है, तो उनको हम लोग लाइफस्टाइल के लिए ही बोलते हैं कि सिगरेट ले रहे हैं, तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो उसको बंद कीजिए, कुछ मेडिसिन देते हैं। तो बहुत लोग तो इससे भी कंसीव कर जाते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट, बिल्कुल। इसके आगे के क्या क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं? जब स्पर्म काउंट थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, तो आईयूआई किया जाता है। ओके। लेकिन जब स्पर्म काउंट 5 मिलियन से भी कम होता है तो हम लोग आईवीएफ करते हैं। कभी कभी स्पर्म काउंट कुछ गिनती में होता है तो फिर इक्सी किया जाता है। इक्सी का क्या फायदा होता है कि एक अंडे को उठा के, एक स्पर्म को उठा करके स्पर्म को अंडे के अंदर डाल दिया जाता है। ओके। यानी कि एक स्पर्म काफी होता है एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए। ओके, तो ये आईवीएफ का ही एक प्रोसेस है। बिल्कुल, आईवीएफ का ही एक एडवांस्ड प्रोसेस है इक्सी। और कुछ अगर गिनती के भी स्पर्म्स मिल जाएं तो उस दंपति को अपने बच्चे हो सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये तो हो गई मतलब आईवीएफ की बात। कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया, वैसे दंपति के लिए जिनको स्पर्म उनके सेमेन में नहीं है लेकिन उनके टेस्टिस में यानी कि पोती में है, तो हम लोग टीसा करते हैं, पीसा करते हैं और कभी कभी माइक्रो टीसा करते हैं। ये सारी प्रक्रिया सिर्फ एक ही चीज के लिए होती है कि कुछ यूजफुल स्पर्म मिल जाए जिससे सीधा औरत के अंडे को फर्टिलाइज कर सके। ओके। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बारे में आपने बताया। मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, सर्जरी है, आईवीएफ है, इक्सी है, टेसा, ये सारे टर्म्स आपने बताए। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि श्रद्धा आईवीएफ में मेल फर्टिलिटी से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या बताएंगे? श्रद्धा आईवीएफ में अभी तक हमने जिस चीज की भी बात की, ये सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके, ये सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं एक सैड पार्ट ये भी बताना चाहूंगी, कभी कभी मेल इनफर्टिलिटी इतना सीवियर होता है कि स्पर्म्स नहीं रिट्रीव हो पाते, बट स्टिल वैसे दंपति को बच्चा हो सकता है। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए रूल्स बना दिए हैं। रजिस्टर्ड एआरटी बैंक बना दिया है जहां से कि रजिस्टर्ड डोनर से हम लोग स्पर्म मंगवा करके उस औरत को फर्टिलाइज, जी हाँ, थर्ड पार्टी डोनेशन, जिससे फर्टिलाइज कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको इस प्रक्रिया से भी बच्चा हुआ है। मैम, इसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। इसके लिए लीगल प्रोसेस यही है कि आपको रजिस्टर्ड आईवीएफ हॉस्पिटल, आईवीएफ सेंटर जाना होगा जो कि रजिस्टर्ड एआरटी बैंक से स्पर्म मंगवाते हैं। रजिस्टर्ड आईवीएफ एआरटी बैंक से स्पर्म मंगाने का फायदा ये होता है कि वो जो डोनर है वो आधार लिंक्ड होता है। तो आगे एक सबसे बड़ी फायदा तो ये है कि डोनर कभी क्लेम नहीं कर सकता है उस बच्चे के लिए। और जो हम लोग स्पर्म बैंक से अगर मंगवाते हैं स्पर्म, तो हम लोग मैच करते हैं ब्लड ग्रुप और उसका प्रोफाइल भी, यानी कि वो जो हस्बैंड है उसका कलर, उसका हाइट, उसका आई कलर,
ये सारा मैच कराते हैं ताकि आगे जाकर के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। उसके बाद भगवान ना करे अगर बच्चे को कभी कोई बीमारी होता है आगे जाकर के जिसमें आपको जेनेटिक कारण जानना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जानना आप वो बहुत जरूरी है। आधार नंबर से ट्रेस कर सकते हैं और उससे बैक हिस्ट्री ले सकते हैं। ओके, मतलब तो बायोलॉजिकल फादर की ब्लैक बैक ये बिल्कुल हिस्ट्री ले सकते हैं। बिल्कुल ओके। ये सारा चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है बहुत सोच करके गवर्नमेंट ने बनाया है। एंड आई एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट आई एम रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने के लिए सो दैट हर चीज रेगुलेटेड रहे और पेशेंट को सही इलाज मिल पाए। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं, खास करके मर्द, जो हिचकिचाते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हिचकिचाना नहीं है, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आप अपने सही डॉक्टर से मिलिए और इलाज कराइए। इलाज संभव है, लेकिन उससे पहले अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बात कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। लेकिन सेकेंड मैरिज इज नॉट द ट्रीटमेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और दूसरा है कि उनको मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत है। मुझे लगता है दोनों पक्ष को एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। बहुत जरूरत है। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू रेड एफएम। और ये जो हमारा प्रोग्राम है पते की बात, अगर इसके जरिए कोई आपके यहाँ पहुंचे और उनके घर में भी किलकारी गूंजे, तो मुझे लगेगा कि इस प्रोग्राम को करने का जो मकसद है वो पूरा हो पाया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।